हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9। ठीक। चैप्टर नंबर 9 इसका नाम है रेगिस्तान में जीवन, जो कि हमारा क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर है, लास्ट वाला 9th। तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो उपोष्ण क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में कैसे जीवन होता है, क्या यहाँ पे वनस्पति होती है, क्या जलवायु होती है, कैसे पेड़ पौधे होते हैं, अब तक हमने ये सब डिस्कस किया था। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपना रेगिस्तान में जीवन। तो अब हम जानेंगे कि रेगिस्तान में जो जीवन होता है, रेगिस्तान में क्या जलवायु होती है, कैसे लोग वहाँ रहते हैं, किस तरह के पेड़ पौधे वनस्पति वहाँ पाई जाती है, क्या कारण है। तो इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले चैनल वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये वाला जो चैप्टर है 9, ये है रेगिस्तान में जीवन। तो अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं। देखो, पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। तो आप जानते हैं कि जल ही जो है वो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए, चाहे पेड़ पौधे हों या पशु हों या मनुष्य हों। जहां पीने के लिए जल नहीं होगा, मवेशियों को चरने के लिए घास नहीं होगी, फसलों को उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे पानी नहीं होगा, जल नहीं होगा, वहां पे जीवन क्या होगा? दुर्गम होगा, जीवन मुश्किल होगा। अब हम विश्व के ऐसे स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। मतलब कि रेगिस्तान की अगर बात करें तो रेगिस्तान में क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होता है। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहां पे बरसात भी, ये तो नहीं कह सकते टेम्परेचर हाई होने की वजह से बरसात कम होती है। एक्चुअली वहां पे परिस्थितियां इस तरह की है कि वहां पे बारिश कम होती है, बारिश कम होती है, वहां पे रेगिस्तान होता है, रेत होता है, उपजाऊ जमीन नहीं होती। ठीक है, कटीली झाड़ियां होती हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जो हाई टेम्परेचर है उसमें वहां पे लोगों का रहना भी क्या होता है? मुश्किल होता है। जैसे हमारे, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पश्चिमी रेगिस्तान, वो वहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। जैसलमेर रेत को आप देखोगे कि दिन में टेम्परेचर रेत का इतना ज्यादा होता है और रात में वही रेत बहुत ठंडी हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या है कि निवास करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे रेगिस्तान भी होते हैं जो कि बहुत ठंडे होते हैं। जैसे हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में क्या है कि बर्फ ही बर्फ है, वहां पे भी कोई वनस्पति नहीं है, लेकिन उस वाले रेगिस्तान को क्या बोला जाएगा? एक तरह से ठंडा रेगिस्तान बोला जाएगा। ठीक है, जो कि लद्दाख है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। मतलब कुछ स्थान तो क्या है कि जो रेगिस्तान है वो कुछ तो आग की तरह क्या है, गर्म है। जैसे मैंने बोला कि पश्चिमी रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, ये सब क्या है कि बहुत गर्म है या फिर बहुत ही ज्यादा ठंडे हैं, लद्दाख की तरह देखेंगे। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। यहाँ पे वर्षा कम होती है, मैंने आपको बताया। विरल वनस्पति मतलब वनस्पति बहुत ही कम होती है, और उसके अलावा यहाँ पे तापमान क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। तो जो मैं रेगिस्तान की बात कर रहा था वो टेम्परेचर के आधार पर कर रहा था। जैसे लद्दाख है, लद्दाख कैसा हो गया? ठंडा रेगिस्तान। और अगर हम इसकी बात करें, आपके इसकी पश्चिमी रेगिस्तान की या सहारा की बात करेंगे, क्या है? गर्म रेगिस्तान। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए क्या करते हैं? बस जाते हैं। ठीक है, देखो, गर्म रेगिस्तान सहारा। तो अभी सहारा की बात कर लेते हैं। सहारा कहां पे है बच्चों? आप बताओगे? अफ्रीका में। तो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर पहले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। देखिए, मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। ये अफ्रीका का मैप है, ये वाला, ये अफ्रीका है। इसमें ये वाला जो रेगिस्तान है ये उत्तरी उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा। तो उत्तरी अफ्रीका की साइड में ये जो रेगिस्तान है इसको क्या बोला गया है? सहारा मरुस्थल। तो आप याद रखना कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में। और उसमें भी किस पार्ट में है? वो उत्तरी अफ्रीका में। ठीक, जो कर्क रेखा के आसपास वाला ये क्षेत्र है, कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, तो यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है विश्व का, तो आप क्या बोलोगे? सहारा रेगिस्तान, जो कि कहां पे है? उत्तरी अफ्रीका में। ठीक, अफ्रीका के उत्तरी पार्ट में। यह लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका विस्तार है 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना? क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है? अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब उसमें अगर देखा जाए कि जो सहारा रेगिस्तान है वो अकेला खुद 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब एक तरह से एक चौथाई पार्ट कह सकते हैं। मतलब भारत का एक चौथाई हिस्सा मान लीजिए कि सहारा रेगिस्तान के बराबर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसियन, पश्चिमी सहारा। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो मैप में, ये इन 11 देशों से क्या है? घिरा हुआ है। ठीक है, जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। आप कभी भी कोई बोलता है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान मतलब रेत समझ में आता है। ठीक है, परंतु जो सहारा मरुस्थल है वो बालू की तरह विशाल परतों से ढका ही नहीं, परंतु वहां पे बजरी के मैदान और नग्न चट्टानों
सतह वाले उत्थित पत्थर भी पाए जाते हैं। जैसे हमारे अगर हम पश्चिमी रेगिस्तान की बात करें तो आप वहां पे देखोगे कि रेत ही रेत है। जैसे जैसलमेर में चले जाओ या बाड़मेर में चले जाओ, बीकानेर क्षेत्र में चले जाओ, जो पश्चिमी राजस्थान है उस साइड में अगर देखोगे तो वहां पर रेत ही रेत है। लेकिन जो सहारा रेगिस्तान है वहां पर रेत नहीं है। रेत के अलावा वहां पे क्या है कि बालू की बड़ी बड़ी परतें हैं, और उसके अलावा वहां पे क्या है, बजरी के मैदान है, ठीक है, बजरी, और जिससे घर बनाते हैं, और चट्टानें हैं बड़ी बड़ी और उठी हुई, जैसे ये फोटो देख रहे हैं ना आप, इस तरह की चट्टानें हैं वहां पे, ये सब भी वहां पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से अधिक ऊंची है। आप देख रहे हो कि जो ऊंचाई है वो एक तरह से 2500 मीटर तक है कुछ स्थानों पे, ठीक है। लेकिन ये पर्वत जैसी नहीं है, क्या छोटी है, तो इसलिए वो क्या बोल दिया गया, चट्टान बोल दिया गया। हाइट बहुत ज्यादा है, 2500 मीटर। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आज का जो सहारा रेगिस्तान है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले यहाँ पे क्या था कि नदियां थी, पहले यहाँ पे क्या था, हरा भरा मैदान था, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि नगर और नदी और मगर पाए जाते थे। ये कहाँ से पता चला है कि जो सहारा में जो बच्चों गुफाएं मिली है ना, उनमें जो चित्र हैं उन पे ये सब फोटो बने हुए हैं। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो जलवायु का परिवर्तन हुआ, समय के साथ साथ आप जानते हैं कि हर जगह की जलवायु बदलती है, तो जलवायु जैसे जैसे बदलती गई वैसे ही यहाँ पे इसको किसमें बदल दिया गया, गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा, ये सहारा रेगिस्तान देख लिया, ये भूमध्य सागर के जस्ट नीचे ही है, ठीक है, ये इधर है, ये अफ्रीका है, उसका उत्तरी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सहारा रेगिस्तान के बारे में पता चला। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 सेल्सियस, मतलब आप देख रहे हो टेम्परेचर कितना है, 57.7। अल क्या कौन सी जगह है, अल अजीजिया क्षेत्र है, जो कि आपका यहाँ पे है, किसके पास में है, लीबिया के दक्षिणी भाग में। लीबिया ये रहा, तो लीबिया के दक्षिणी भाग में यहाँ कहीं जो टेम्परेचर जो अब तक का रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट टेम्परेचर 1922 में, जो कि 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं जलवायु वनस्पति, तो हम जलवायु से स्टार्ट करते हैं। तो जलवायु जो है यहाँ की वो है अत्यधिक गर्म और शुष्क, गर्म जलवायु और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है, बादल तो होंगे नहीं, बरसात ही नहीं होती। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से बाष्पित हो जाती है, मतलब नमी इकट्ठी नहीं हो पाती, नमी क्या है कि बाष्पित हो जाती है, ठीक है। और दिन जो है वो अविश्वसनीय रूप से क्या होते हैं, गर्म होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, जिससे जो रेत है और चट्टान है वो बहुत गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। रातें बहुत ठंडी होंगी, तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ये क्या है कि विशेषता कह सकते हो आप, एक तरह से रेगिस्तानों में जनरली ऐसा होता ही है कि दिन बहुत गर्म होंगे और रातें बहुत ठंडी। ऐसे हमारे अगर पश्चिमी रेगिस्तान की बात करें तो वहां पे भी रेत क्या है ना, बालू बहुत ठंडी हो जाती है दिन में, रात में, और दिन में बहुत गर्म होते हैं ये। अब यहाँ की जो वनस्पति है बच्चों और प्राणी जाति, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो सहारा रेगिस्तान की जो वनस्पति है उनमें कैक्टस इस तरह के पेड़ मिलेंगे आपको। आप जानते हैं कि जो रेगिस्तान में किस तरह के पेड़ मिलते हैं, एक तो इनकी यहाँ पे कांटे बन जाते हैं, ठीक है, पत्तियां जो है बहुत छोटी होती हैं इन पेड़ों की। दूसरा ये है कि ये बहुत एक तरह से इनकी जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी होती हैं, ठीक है, जिससे कि ये पानी का बहुत नीचे से निकाल पाती हैं। और पत्तियां छोटी इसलिए होती हैं क्योंकि जिससे कि नमी बाहर कम जा सके, ठीक है। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस हो गए, खजूर के पेड़ हो गए और एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ चट्टानों में मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं, जैसे ये देख रहे हो ना आप, इस तरह के छोटे छोटे, ठीक है, इस तरह के पेड़ यहाँ मिलते हैं। ऊंट हो गया, लक्कड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, ये सांप, ये सब कहाँ मिलते हैं बच्चों, ये रेगिस्तान में मिलते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले। आप देख रहे हो कि यहाँ वैज्ञानिकों को मछलियों के कंकाल मिलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कभी ना कभी क्या होगा, बरसात होती होगी, यहाँ पे कभी ना कभी क्या होगा, पानी के जलाशय होंगे, तालाब होंगे, नदियां होंगी, ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों को ये कंकाल मिले। इसी के हिसाब से मैंने बोला था कि पहले यहाँ पे हो सकता है कि हरे भरे उद्यान रहे होंगे, ठीक है, बट क्या हुआ कि जैसे जैसे जलवायु चेंज हुआ उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गया, रेगिस्तान बन गया। अब बात करते हैं लोगों की, लोग कौन कौन रहते हैं। देखो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ की आप देख रहे हो जलवायु कितनी ही एक तरह से कष्टकारी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रात में बहुत ठंडा है, फिर भी वहां पे विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें हो जाएंगे आपका बेदुइन,
एवं तुआरेग भी शामिल है। ठीक है, बेदुइन एवं तुआरेग ये क्या है, यहाँ के समुदाय। ठीक है, चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। तो ये बालों का उपयोग भी कर लेते हैं, उसके अलावा इनकी जो खाल है उसका उपयोग ये चमड़ा से ये जो आपकी पेटी है, जूते हैं, ये सब बनाने के लिए इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। तो सहारा में जो मरुद्यान है और मिस्र में जो नील घाटी है वो लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यानी मिस्र की जो कपास है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और यहाँ पे मेनली क्या है, खजूर भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यानी कि तेल की खोज यहाँ पे हो गई है सहारा रेगिस्तान में, इस जगह पे, तो इसके कारण यहाँ से बहुत तेल निकाला जा रहा है। और ये लिख रहा है यहाँ पे आपका कि तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में क्या हो रहा है, तेजी से अब चेंजेज हो रहे हैं, सहारा रेगिस्तान बदल रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में क्या क्या है, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम, ये यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। तो ये खनिजों की बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये फसलों की बात हो गई आपकी। ठीक है, सहारा की जो सांस्कृतिक जीवन शैली है उसमें भी बच्चों क्या हो रहा है, अभी परिवर्तन आ रहा है, चेंजेज हो रहे हैं। आज यहाँ पे मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन रहे हैं। मतलब देखो, अगर दुबई की बात करें और आपकी जो मिडिल ईस्ट है वहां की बात करें, यूएई, ये सब कंट्रीज है, वहां पे भी पहले क्या है, उनका मेनली बिजनेस क्या है, तेल है। जहां पे तेल है ऑब्वियस सी बात है, बच्चों समझ लो वहां पे जीवन तो बदलेगा ही। ऐसा यहाँ पे कि सहारा में क्या हो रहा है कि तेल निकलने लग गया है। अब तेल जब निकलेगा तो यहाँ पे बच्चों आप जानते हो तेल की कितनी मांग है पूरे वर्ल्ड में, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर यहाँ पे क्या होगा, लोग पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएंगे तो क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी। तो वही है, आज यहाँ ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन बन रहे हैं। ऊंटों के जो मार्ग थे, जहाँ ऊंट चढ़ते थे, आज वहां पे सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। यहाँ पे दो जातियां थी ना, मैंने बताई थी ना आपको, ये बेदुइन और तुआरेग समुदाय। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैसों के कार्यों में क्या कर रहे हैं, नौकरी ढूंढते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा इसके बारे में। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाते हैं। देखो, किसी स्थान से अगर आप रेत को पवन उड़ा के ले जाएगी तो वहां क्या बन जाएगा, गर्त। गर्त मतलब गड्ढा, जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और उसकी वजह से क्या होगा, जो भूमि के अंदर का जल है वो सतह पर आ जाएगा। वहां पे बन जाएंगे मरुद्यान। मरुद्यान मतलब रेत में बनने वाले उद्यानों को क्या बोलेंगे, मरुद्यान। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसल उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफ्लालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे फैला हुआ है। कहाँ पे है, मोरक्को में। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं मरुद्यान, आपको समझ में आ गया ना। मतलब रेत को क्या है, पवन उड़ा के ले जाएगी तो वहां पे गड्ढा हो जाएगा और जो जमीन का जल होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो इस वजह से वहां पे क्या होंगे, पेड़ पौधे उगाएंगे, तो वो क्या बन जाते हैं, मरुद्यान। अब हम बात कर लेते हैं ठंडा रेगिस्तान की। अभी तक हमने जो बात की गर्म रेगिस्तान जो सहारा था उसके बारे में बात की। अब हम ठंडे रेगिस्तान की बात करते हैं। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाग का अर्थ होता है देश, पर्वतीय दर्रों वाला देश, तो लद्दाख। आप जानते हैं ना, नाथुला, ये सब ऐसे ला मतलब दर्रा। तो जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में, जम्मू और जो कश्मीर है आपका उसके ईस्ट में, पूर्व में, ब्रत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यानी कहाँ पे है ये, पहले नंबर तो ब्रत हिमालय में, और ये कैसा है, ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम, यानी इस लद्दाख के उत्तर में क्या है, काराकोरम। कौन सा है बच्चों, काराकोरम। एवं दक्षिण में कौन सी है, जास्कर। दक्षिण में क्या है, जास्कर। ठीक, लद्दाख से अनेक नदियां बहती हैं। लद्दाख से अनेक नदियां बहती हैं जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड गॉर्ज का निर्माण करती हैं। यानी कि जो नदी घाटियां हैं वो गहरी घाटी और गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे गेंगरी हिमानी। लद्दाख की जो हिमानी है वो कौन सी है, गेंगरी हिमानी।
लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर। मतलब लद्दाख की ऊंचाई अगर हम कारगिल में देखेंगे तो 3000 मीटर, लेकिन वही काराकोरम में क्या है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है। वो कितनी है, 8000 मीटर के बराबर है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। तो ऊंचाई के कारण जो जलवायु है वो शीतल है और शुष्क है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान देख रहे हो अब -30 तक चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रहता है, क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। अतः यहाँ पे वर्षा भी क्या होती है बच्चों, कम है। वृष्टि छाया क्षेत्र जानते हो ना, मतलब जैसे कोई पहाड़ है, कोई पवन आई इधर से या बादल आए इधर से, तो वो यहाँ बरसात कर देंगे पहाड़ से टकरा के, लेकिन यहाँ बारिश नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये जो छाया क्षेत्र लद्दाख जो है वो हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। इसकी वजह से यहाँ पे बारिश भी क्या होती है बच्चों, कम है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास, जो कि लद्दाख में स्थित है। सबसे ठंडे स्थानों में से जो द्रास है वो कहाँ पे, लद्दाख में। ये लद्दाख की पोजीशन है, आप लद्दाख देख लीजिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पूरब में है, ठीक है। और हिमालय के क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र में है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया। यहाँ पे देखो कारगिल है, जिसकी 3000 मीटर के बराबर ऊंचाई बता रहा है। काराकोरम साइड में कितना बता रहा है ये आपका, 8000 मीटर, ठीक। यानी मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बरसात होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती हैं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का भी अनुभव करता है। यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठेंगे, आपके पैर छाया में है, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। मतलब अगर आप इस तरह से बैठ जाओ कि आपके पैर तो छाया में हो और सूर्य की धूप में इस तरह से बैठ जाओ कि पैर छाया में हो, तो मतलब एक तरीके से एक हिस्सा तो आपका गर्म हो जाएगा और दूसरा हिस्सा आपका ठंडा हो जाएगा। इसी को बोला है उष्माघात और तुषार उपघात, मतलब स्किन जल जाएगी। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। अब यहाँ की वनस्पति की बात कर लेते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। मतलब वनस्पति मतलब यहाँ पे क्या शुष्क है जलवायु, उसकी वजह से वनस्पति कम है, मतलब बहुत कम है। बरसात भी बहुत कम होती है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपत, बिलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। यानी सरपते और ये पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चूंकि पानी जो है वो पिघलता है, उसकी वजह से यहाँ पे जैसे सेब हो गया, खुबानी हो गया, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं, मतलब फल लगते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। इनमें क्या हो गया आपका, रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। ये क्या है, यहाँ पे पाए जाने वाले पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी पक्षी तो आप जानते होंगे, ठीक है, जो कुछ समय के लिए यहाँ पे आते हैं और फिर चले जाते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, ये विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। ये सब क्या है, दूध मिलता है और मांस और खाल के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सब क्या यहाँ पे वनस्पति के बारे में हो गया। अब लोगों के बारे में बात करें तो क्या आप लद्दाख और तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? जैसे लद्दाख का जो लोग हैं वहां पर रहने वाले, तिब्बत और मध्य एशिया, इनके बीच में बोल रहा है कि कोई समानता है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं, ठीक है। तिब्बत में भी बौद्ध धर्म बहुत है। तो वास्तव में जो लद्दाख क्षेत्र है उसमें अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। किसके साथ? अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध जो मठ है यहाँ पे वो है हेमिस, थिक्से, से एवं लामायरू। यानी कि ये जो लद्दाख क्षेत्र में क्या है, बौद्ध मठ है और कुछ यहाँ पे जो जनसंख्या है वो क्या है, मुसलमान है, ठीक है। और ये बहुत सारे बौद्ध मठ हैं, उनके नाम है आपके हेमिस, थिक्से, से एवं लामायरू। जैसे थिक्से मठ का फोटो दिया गया है ना। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेब एवं सलजम की खेती करते हैं। यानी किसकी खेती करते हैं गर्मियों में? जौ, आलू, मटर, सेब और सलजम। शीत ऋतु में जलवायु इतनी ही कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रहते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। गर्मियों में क्या होता है कि जो बर्फ का पानी है वो पिघलता है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत खेती हो पाती है। तो खेती में क्या करते हैं, जौ कर लिया, आलू, मटर, सलजम, सेब। यहाँ की जो महिलाएं वो अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति से जुड़ी हुई है। यानी लद्दाख की जो राजधानी आपसे कोई पूछे तो क्या है बच्चों, लेह है, जो कि सड़क और वायुमार्ग यातायात द्वारा जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1A
ये क्या है, लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ये याद रखना, ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे 1A है वो लेह को किससे जोड़ता है, जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से, यानी लेह को कश्मीर से जोड़ता है। तो क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो आप दर्रे तो मैं आपको अगले चैप्टर में जो आएगा उसमें पढ़ाऊंगा। जैसे मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। आपसे ये पूछ सकता है कि मनाली लेह जो राजमार्ग है वो किन दर्रों से गुजरता है? तो रोहतांगला, बारालाचा ला, लुन गालाचा ला और टंगलगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा लिया जाता है। तो यह पूछ लेगा कि मनाली लेह राजमार्ग कितने दर्रों से गुजरता है? तो ये 4 दर्रों से। ऑप्शन में दे देगा रोहतांगला, बारालाचा, तो आपको टिक करना है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे क्या है, दर्रे हैं जो अलग अलग जगह से जोड़ते हैं, ठीक है, बनिहाल दर्रा, ये सब। तो आप ये देख लेना। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप जो है पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो मेन है वो है टूरिज्म। तो लोग घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं लद्दाख में देश विदेश से। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिमनदों की सैर, उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख क्या है, पर्यटक आकर्षक हैं। इन सबको देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते, यानी वेस्ट नहीं करते। तो अब ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अब देखिए आप क्वेश्चन कौन कौन से बता पाते हैं। देखो विश्व में कौन कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। देखो ये तो होते हैं गर्म और एक होते हैं ठंडे, ठीक है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है बच्चों? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। इसका हो जाएगा गर्म और ठंडे, ठीक। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां क्या है, यानी कि विषम जलवायु है, आप बता ही सकते हो। शुष्क एवं शुष्क एवं ठंडी जलवायु है, यहाँ पे शीत जलवायु है। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? गोम्पा और जो मठ हैं आपके, ये बता सकते हो आप। जो भी अभी जस्ट यहाँ पे देखा था ना, ये प्रमुख गोम्पा दर्शन, घास के मैदान और हिमनदों की सैर और उत्सव और अनुष्ठान, ये सब, ठीक है। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? आप बता सकते हो किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, यानी कि जिससे उनको जो गर्म हवाएं चलती हैं उनसे अपने शरीर को बचाने के लिए वो उस तरह के वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पे जस्ट हमने पढ़ा था, ये आपको याद हो तो, सहारा वाला। ये भारी वस्त्र पहनते हैं। धूल भरी आंधियों गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। यही तो पढ़ा था हमने सहारा में, रेस से बचने के लिए। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताओ। पेड़ों के नाम आप दे सकते हो, सेब बेब ये सब उगते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेड़ों के नाम जो वनस्पति में हमने पढ़ा था लद्दाख वाली, ये रही। ग्रीष्म ऋतु में ये घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ यहाँ पे उगते हैं। ये सब हो गया। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो मैंने बताया था ना आपको, उत्तरी भाग में, ठीक है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा कैसा है? गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी क्या है? बौद्ध और मुसलमान है। रेगिस्तान की विशेषता क्या होती है? विरल वनस्पति, ठीक, वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, बौद्ध मठ। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो मिस्र में क्या है? मिस्र में कपास, कपास था ना, हमने पढ़ा था ना, कपास के वस्त्र मिस्र में। निम्नलिखित स्थानों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो इनके क्या है, जोड़े बनाने हैं आपके लिए। बेदुइन क्या है? बेदुइन क्या थे आपको याद है? बेदुइन सहारा, तेल को बनाना होगा आपको। गेंगरी किसको बोलते हैं? मरुद्धान क्या होते हैं, ठीक है। इनको क्या है, एक दूसरे के साथ में आपको मिलान करना होगा। जैसे मरुद्धान क्या होते हैं? मरुद्धान आपको मैंने बताया था ना कि जो जब जल के साथ में जो गर्त बन जाते हैं उसमें जो फसल होती है, मतलब पेड़ पौधे उगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मरुद्धान बोलते हैं। बेदुइन और वो 2 जातियां बताई थी आपको मैंने, तो वो वहाँ पे 2 जातियां थी। उसके बाद तेल हो गया। तेल कहाँ होता है? सहारा में, बोल सकते हैं कि एक तरह से सहारा में तेल होता है। गेंगरी के बारे में मैंने बताया था आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, गेंगरी पढ़ा था ना हमने, गेंगरी। और लामायरू ये भी पढ़ा था। तो ये सब चीजें क्या आपको मिलान करना है। तो रेगिस्तान में अल्पीय वनस्पति होती है, कारण बताइए। रेगिस्तान में क्या होता है? बरसात बहुत कम होती है, ये सब कह सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा? अल्प वनस्पति होती है। दिन में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, रात में बहुत ठंडा होता है। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ये मैंने बताया आपको, गर्म धूल भरी आंधियों से बचने के लिए। तो इस तरह से आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। इसमें कुछ भी और छोटे मोटे डाउट हो तो आप इस चैप्टर को 1-2 बार पढ़ोगे, आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्या है, इसमें मेनली ज्यादा समझने का नहीं था, इसलिए इसमें डाटा याद करने वाला ज्यादा है, ठीक है। आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी,
तो ये यहाँ पे चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो आपका क्लास 7th की ज्योग्राफी फिनिश हो गई, सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो गए मैक्सिमम। अभी हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्लास 7th की, या तो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, या फिर क्लास 8th की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।